ऑल राइट एवरीवन, सो हेडिंग डालिए आप लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड अंडर दैट this year we have to study two chapter. One is basics of chemistry, organic chemistry, and the other one is hydrocarbon. So technically पहला फंडामेंटल है एंड दूसरा चैप्टर है, राइट? जैसे हाइड्रोकार्बन है, इसके बाद आगे आप बात करोगे अल्काइल एंड अराइल हैलाइड को स्पेसिफिकली पढ़ना है, उसके बाद बात करोगे तो अल्कोहल ईथर फिनॉल पढ़ना है एक चैप्टर, उसके बाद हमारा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स है, अमाइंस है, बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर है, एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। दैट इज द होल सेट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमें 11वीं से 12वीं तक पूरा पढ़ना है। इज दैट क्लियर? तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, राइट? और उसके अंदर क्या क्या कवर होगा? उसके अंदर हम लोग समझेंगे कि कॉमन नेम क्या होते हैं, कॉमन नेम्स एंड टर्म्स। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि भाई IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, सिस्टमैटिक नेमिंग जिसको बोलते हैं। एंड ये कंप्लीट होने के बाद हमारा अगला सेगमेंट आएगा आइसोमेरिज्म। अच्छा, आइसोमेरिज्म बहुत वास्ट है, राइट? इट इज इक्विवेलेंट टू वन चैप्टर ऑफ इक्विलिब्रियम इंक्लूडिंग केमिकल एंड आयनिक, दोनों इतना बड़ा टॉपिक है। तो उसका हाफ पार्ट हम लोग 11th में पढ़ेंगे, हाफ पार्ट 12th में पढ़ेंगे। हाफ पार्ट इन द सेंस कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एंड आई विल जस्ट गिव यू डिटेल इन स्टीरियो का एक पार्ट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ये पढ़ाएंगे। इसके अलावा जो हमें सबसे बड़ा पार्ट है आइसोमेरिज्म का, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो हम +2 में पढ़ेंगे, राइट? सो आइसोमेरिज्म एंड देयर आफ्टर वी हैव, आइसोमेरिज्म के बाद आएगा, टेक्निकली इसको GOC के अंदर रखते हैं, बट जरूरी नहीं है कि ये सब टॉपिक का सेग्रीगेशन हर जगह यूनिफॉर्म ही हो। इनके अंदर कई सारे लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स आते हैं, जैसे इंडक्टिव क्या होता है, इसके अलावा रेजोनेंस क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, एरोमेटिसिटी क्या है, ये सारे पार्ट्स में आपको ये छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, राइट? जब ये सब आ जाएगा आपको, तब आपको समझाया जाएगा कि इनके यूजेज है क्या। मतलब देखो, अभी तक ना आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस को याद करते हो कि ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। ऑर्गेनिक के अंदर अगर आप इन इफेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लेते हो ना, यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट कि ये दो रिएक्टेंट लिए हैं तो इसका आउटकम क्या आ सकता है। तो उसके लिए सारे फंडामेंटल्स हम लोग रेडी करते हैं। इज दैट क्लियर? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉमन नेम्स एंड टर्म्स। तो चलो शुरू करते हैं यहीं से। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा टर्म्स, लाइक अल्फा, बीटा, गामा कार्बन, अल्फा, बीटा, गामा हाइड्रोजन। हेडिंग डालो, अल्फा, बीटा एंड गामा कार्बन। हालांकि इसके आगे भी होता है, बट अल्फा, बीटा एंड गामा कार्बन। ओके, किसको बोलते हैं? तो देखो, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है ना कहीं किसी एक ग्रुप के रेस्पेक्ट में हमेशा डिफाइन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने एक कार्बन की चेन ले रखी है, एंड इस कार्बन की चेन में यहाँ एक हेटेरो एटम अटैच्ड है अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो विच इज क्लोरीन, एंड बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन है। So, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो नियरेस्ट कार्बन है उसको बोलते हैं अल्फा, एंड उससे अटैच जो हाइड्रोजन है उनको क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। इस अल्फा से जुड़ा हुआ जो नियरेस्ट कार्बन है उसको बोलते हैं बीटा, एंड उनसे अटैच्ड हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोजन। इससे नियरेस्ट गामा, इसके बगल वाले को डेल्टा, साई फाई एंड सो ऑन इट विल गो। बट इतने में ही हमारा मोस्टली अल्फा, बीटा, गामा, टू सम एक्सटेंट आप एक और कार्बन एक्सटेंड कर लो, डेल्टा तक यूज होता है कॉमनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके बाद वाले टर्म्स उतने कॉमन है नहीं। अब जैसे मान लो यही चीज को मैं एक्सटेंड करके थोड़ा साइक्लिक वर्जन में चला जाता हूँ। साइक्लिक
साइक्लिक का मतलब जैसे मान लो आपने एक कार्बन लिया, दूसरा कार्बन लिया, तीसरा कार्बन लिया, ये 6 कार्बन का एक साइकिल मैंने बना लिया। और यहां पे मान लो क्लोरीन अटैच कर दिया। फिर मैं आपसे इसके रेस्पेक्ट में पूछूं, ये जो क्लोरीन है इसके रेस्पेक्ट में पूछूं तो ये क्या है? अल्फा। इसके बगल वाला क्या है? क्या इसके बगल वाला? हाँ जी, यहाँ बीटा 2 है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि बीटा के बाद नेक्स्ट, ये गामा इधर और ये, ठीक। अब चलो इसी को ना मैं कंडेंस्ड फॉर्म में लिखता हूं। कंडेंस्ड फॉर्म में लिखने का मतलब अब हाइड्रोजन लिखने का जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, कार्बन की वैलेंसी बाय द वे होती कितनी है? नहीं, वो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। वैलेंसी मतलब कितनी है? जो नॉर्मल कोवेलेंसी है उसकी कितनी है? 4। 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन, और वही बनाता है। तो इनमें जो कार्बन की कनेक्टिविटी आप उसको दिखाओ, एंड जो हाइड्रोजन है उनको अंडरस्टूड समझो कि वो लगा हुआ है, वो कंडेंस्ड फॉर्म है। अब जैसे मान लो इसी का मुझे कंडेंस्ड फॉर्म लिखना होता, और आपको ये भी पता है कि बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है बेटा? sp3। इसका देखो sp3। अच्छा, sp3 कभी भी होता है तो उसका शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। मतलब कुछ ऐसा होगा, आप सोचो कि ये कार्बन है सेंटर में और यहां दूसरा कार्बन अटैच्ड है, ये सुनो। तो आप यहां फिर तीसरा कार्बन लेके जाओगे तो नेचुरली वो इस डायरेक्शन में जाएगा, कभी एक लाइन में तो नहीं जा सकता, क्योंकि वरना 180 डिग्री एंगल होगा, जबकि sp3 में सारे एंगल कितने हैं? 109 डिग्री 28 मिनट। इसलिए कभी भी कार्बन को एक लाइन में नहीं दिखाते अनलेस वहां पे लीनियरिटी है। फिर कैसे दिखाएंगे? जिगजैग। कैसे दिखाएंगे? हाँ जी, कैसे दिखाएंगे इसको दिखा रहा हूं मैं। दिस राइटिंग दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 कार्बन ना, 1 and 2, 1 2 3 and this is 4th carbon, and here you can attach chlorine. This and this representation are identical, बस मैंने यहाँ पे ध्यान रखा है एक तो zigzag अरेंजमेंट का, और दूसरा ध्यान रखा है कि हाइड्रोजन नहीं लगाया है अपने से, सिर्फ कार्बन का चेन। कहोगे सर इसमें तो कार्बन में नहीं दिखाई दे रहा, तो सारी डंडी दिखाई दे रही है, इसमें कार्बन का है। तो जितने भी शार्प एजेस है, जो चुभने वाला एज है, वो सारे कार्बन है। यहां कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन। इज दैट क्लियर? कार्बन 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 एंड कार्बन। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आप सोचो इसको कैसे दिखाएंगे। नाउ विल मेक 1 2 3 4 5 6, इसके इक्विवेलेंट में क्या करूंगा? ये कंडेंस्ड फॉर्म है बेटा, और क्लोरीन यहां लगा दूं। इज दैट क्लियर? दिस इज एक्सपैंडेड फॉर्म एंड दिस इज कंडेंस्ड फॉर्म। ये नोट करके लिख लेना, ये कंडेंस्ड फॉर्म, ये एक्सपैंडेड फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म या एक्सपैंडेड फॉर्म। एंड अल्फा बीटा के बारे में भी क्विकली नोट कर लो। ठीक है बच्चों?
कर लिया आप लोगों ने? अल्फा बीटा गामा क्लियर है? अब चलो मुझे बताओ, अब मैं कंडेंस फॉर्म ही लिखूंगा, राइट? सपोज करो आपके पास एक स्ट्रक्चर ऐसा है which is having this network. And here I have given you OS. OS बेसिक अगर आप 9th-10th में भी थोड़ा बहुत जानते हो तो इसको पता होगा, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, राइट? अब इसके रेस्पेक्ट में मुझे बताइए आप लोग कितने अल्फा कार्बन है, नंबर ऑफ अल्फा कार्बन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ बीटा कार्बन, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ गामा कार्बन एंड नंबर ऑफ गामा हाइड्रोजन। कितने हैं ये काउंट करके बताओ स्ट्रक्चर। कितने हैं बेटा बताइए? डन बेटा, चलो आगे देखें। ओके आओ चलो देखते हैं। नंबर ऑफ अल्फा कार्बन 1 है। कितने हाइड्रोजन है इसके पास? एक ही एक। समझ आया क्या कैसे? देखो ये कार्बन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो एक ही बचा है तो एक ही हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है, ऐसे डिसाइड करना है। इज दैट क्लियर? कितने लोगों को सही बात है? वेरी गुड। बीटा कार्बन कितने?
ये अल्फा हो गया, तो बीटा ये दोनों हो गए। अब बीटा हाइड्रोजन बताइए। तो दो यहाँ पे देखो, क्योंकि ये कार्बन है, दो वैलेंसी हो चुकी है, तो दो हाइड्रोजन लगा सकते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी तीन वैलेंसी हो चुकी है, तो इस कार्बन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन लग सकता है। तो 2 + 1 3। तो बीटा कार्बन कितने हैं? 2। और हाइड्रोजन कितने हैं? कितने लोगों? ये सही हुआ, वेरी गुड। एंड नाउ गामा कार्बन कितने हैं? यहाँ गामा हो गया, ये गामा और ये गामा, कितने हो गए? गामा कार्बन 3। कितने गामा हाइड्रोजन है? 2 to 4 एंड इधर से 1। सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ग्रेट। सो अब आपको अल्फा बीटा गामा के बारे में आइडिया लग गया। मैं एल्कीन के रेस्पेक्ट में भी देखता हूँ, ठीक है? एल्कीन के रेस्पेक्ट में भी देखते हैं। अभी क्या है, ये जो ग्रुप है ये सिर्फ अकेला है, OH, मतलब ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। लेकिन कई कई बार कुछ ऐसी चीजें आती हैं जहां पे दो कार्बन का इन्वॉल्वमेंट, जैसे C डबल बॉन्ड C। एल्कीन में इस एंड से आप काउंट करोगे तो अल्फा इधर मिलेगा, इस एंड से काउंट करोगे तो इधर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि यहाँ CH3 लगा रखा है, यहाँ CH2 CH3 लगा रखा है, और इधर CH CH3 एंड CH3 लगा रखा है, और इधर हाइड्रोजन लगा रखा है। बताओ इसमें अल्फा कार्बन कितने? तो इस बार इस पूरे को एक ग्रुप की तरह से ट्रीट करते हैं। Now this is considered as a group. अब इसके रेस्पेक्ट में आप इधर जाओगे तो ये अल्फा, इस साइड जाओगे तो ये अल्फा, इधर जाओगे तो ये अल्फा। अल्फा कार्बन कितने हो गए? अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 2 5 एंड 1 6। बीटा कार्बन कितने? बोलिए। अल्फा से अटैच्ड ये बीटा, ये बीटा, अल्फा से अटैच्ड ये बीटा। बीटा कार्बन कितने? बीटा हाइड्रोजन कितने? बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज मेक अ नोट। एल्कीन एंड एल्काइन के केस में हम पूरे एल्कीन यानी डबल बॉन्ड को एज अ ग्रुप कंसिडर करते हैं, राइट? वी कंसिडर C डबल बॉन्ड C एज अ ग्रुप। Similarly, for alkyne, C triple bond C as a group. क्या बेटा? कार्बन के साथ नहीं समझ में आया। ये दोनों कार्बन को, ये हाइड्रोजन नहीं, ये ना तो अल्फा है ना तो बीटा, क्योंकि ये ग्रुप से ही जुड़ा है। इट इज जस्ट लाइक सेइंग ना, इस हाइड्रोजन को क्या बोलोगे? तो OH इज अ पार्ट ऑफ दैट ओनली। तो ये पूरे एक पार्ट को ही समझोगे, इस हाइड्रोजन का कोई नाम नहीं ना। समझ में आ गया बेटा? चलो अच्छा, अब मुझे बताओ कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? काउंट इट। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन बोथ ऑफ दीज केसेस। मैं 3 केसेस दूंगा बल्कि। ये तीनों में मुझे सिर्फ आप अल्फा हाइड्रोजन बताओ।
चार और 10 दिख रहे क्या? इसमें आपको दिखा ना यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन और ये दोनों, क्योंकि ये पूरा ग्रुप की तरह है, ये अल्फा है, ये अल्फा। इज दैट क्लियर? ऐसे बेटा यहाँ पे देखो, अल्फा अल्फा, ये भी अल्फा एंड ये भी अल्फा, 3 3 6 एंड 4। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 10। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने? सभी को समझ में आ गया? वैसे मान लो मैंने इसी को थोड़ा एक्सटेंड करके और ऐसा कर दिया। नाउ यू टेल। हेलो, कितने आए? 8 आ रहे? ठीक, राइट आंसर है 8। आप इस पूरे को एक ग्रुप समझोगे, इसके बगल वाले को अल्फा अल्फा, इधर अल्फा, इधर अल्फा, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये एक कॉमन टर्मिनोलॉजी थी जो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि सर इतने सारे जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे हर एक ग्रुप का एक केमिस्ट्री है, जैसे बोरॉन फैमिली पूरा का पूरा हमने इकट्ठे पढ़ लिया, एस ब्लॉक अपने आप में एक इकट्ठे पढ़ना होता है। पूरे कार्बन फैमिली को हम एक जनरलाइज वे में देखते हैं, लेकिन कार्बन के इतने सारे चैप्टर्स बन गए, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के इतने सारे चैप्टर। क्या रीजन है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है? बोलो, इतने सारे कंपाउंड, इनफाइनाइटली मेनी कंपाउंड्स हैं। मतलब आप हर ईयर कुछ ना कुछ नए कंपाउंड्स बनाए जा रहे हैं, सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, कुछ मिल रहे हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इसका कोई लिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड्स नहीं है। तो क्या रीजन है? हाँ जी, एक तो ये कि मल्टीपल वैलेंसी होने की वजह से ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं, टेट्रा वैलेंसी होने की वजह से ये चारों डायरेक्शन में बॉन्ड्स बना सकते हैं, और दूसरा इनके बॉन्ड भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस वजह से वो ब्रेक नहीं करते हैं, तो लॉन्ग चेन बना सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन पावर। एंड तीसरा एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स एबिलिटी टू फॉर्म इफेक्टिव पी पाई पाई बॉन्ड, जो कि इसको रिंग बनाने में, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो लिखो, कार्बन फॉर्म्स infinitely many compound carbon forms infinitely many compounds due to पहला लिखिए आप, टेट्रावैलेंसी, लिख लिया आप लोगों ने? दूसरा लिखिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ। एंड थर्ड लिखिए, इट्स एबिलिटी टू फॉर्म इफेक्टिव पी पाई बॉन्ड। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हाट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी? यस, लॉन्ग चेन फॉर्मिंग एबिलिटी। ये सुनो, अब कैटिनेशन पावर किसके वजह से?
तो कैटनेशन पावर सिर्फ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एनर्जी एंड मल्टीपल बॉन्ड के लिए। अगर मोनोवेलेंट कोई चीज हो जाए जैसे हाइड्रोजन, उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, एच एच का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जितने नोन है उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स में से एक है, लेकिन ये लॉन्ग चेन नहीं बना सकता, मोनोवेलेंट है, दूसरा किधर से बनाएगा बॉन्ड। तो इस वजह से कार्बन इसमें बेटर है कि कार्बन की कैटनेशन पावर अच्छी होती है। तो क्या सिलिकॉन की भी होती है ना? नहीं तो ये आप देखो, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, आप सबको पता है, सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, इसके अंदर भी SiSi का बॉन्ड्स होता है, डिसेंट इनफ है, लेकिन ये इतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि कार्बन। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट नियरली 4000 के आसपास है, जबकि वहीं सिलिकॉन की बात करोगे तो लेस देन 2000 आता है। इतना फर्क पड़ जाता है, इज दैट क्लियर ना? क्योंकि कार्बन के केस में जब डायमंड का नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है तो ऐसे केस में आपको ब्रेक करने के लिए, इसको मेल्ट करने के लिए आपको ये सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। जब आपको एक्चुअल कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना पड़ जाए और वो भी अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड जो स्ट्रांग हो, तो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है। जितने आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सबको सबसाइड कर देता है कार्बन अकेले, इतना हाई टेम्परेचर तक ये विथस्टैंड कर सकता है। आप सोचो कई सारे फर्नेसेस बनाने पड़ते हैं, आपने मेटलर्जिकल प्रोसेस सुना है? मेटलर्जिकल का प्रोसेस का मतलब क्या है? जहां पे रिडक्शन के थ्रू हम मेटल्स को फ्रॉम इट्स ओर एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर आपको सोडियम निकालना है तो सोडियम के कंपाउंड्स नेचर में मिलते हैं, सोडियम बहुत एक्टिव मेटल है, Na2O बनाएगा, सोडियम के कार्बोनेट बनाएगा। आयरन है, ऐसे Fa2O3 बनाता है, FeO बनाता है, Fe3O4 बनाता है, ये सारे कंपाउंड्स कार्बन बनाता है, ठीक है? तो अगर आप इन सारे कार्बन्स को आप देखो तो आई मीन इन सारे कंपाउंड्स को अगर आप देखो तो इनसे आपको मेटल निकालना है, आयरन, ओके? तो इधर से आपको मेटल निकालना है, सो फॉर दैट आपको यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस लेके आना पड़ेगा, देन यू आर गोइंग टू गेट मेटल। इज दैट क्लियर? तो मैं बता रहा था कि इसको बहुत हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन तक लेके जाना पड़ता है। तो अब आप इमेजिन करो जब हमें आयरन एक्चुअली मिलता है तो वो मोल्टन फॉर्म में मिलता है, जब हम उसको निकाल रहे होते हैं। वी यूज ब्लास्ट फर्नेस फॉर दैट, एंड जो फर्नेस है उसकी वॉल्स ऐसी बनाई जाती है कि जो बहुत हाई से हाई टेम्परेचर, मतलब आयरन मेल्ट हो जाए, वॉल ना मेल्ट हो, उस लेवल का बनाना पड़ता है। तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर तक अपने आप को मोल्टन स्टेट में ना लाने, समझ गए? और रिएक्ट भी ना करें। तो कार्बन तो खैर रिफ्रैक्टरी मटेरियल की तरह से नहीं यूज किया जा सकता है क्योंकि मेल्ट नहीं करता है उतने हाई टेम्परेचर तक, लेकिन रिएक्ट कर जाता है। तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल के लिए मोस्टली कंपाउंड्स ऑक्साइड्स यूज किए जाते हैं, क्योंकि ऑक्साइड्स, और वो भी सिलेक्टिव ऑक्साइड्स, उनके ब्रिक्स बनाए जाते हैं एंड उन ब्रिक्स का पूरा वॉल क्रिएट किया जाता है रिफ्रैक्टरी। तो इतना आसान नहीं है जितना इजी लगता है कि बस ऐसे गया आयरन मिल गया, ठीक है? ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस बहुत टाइम लग करके इवॉल्व हुआ है ये सारा चीज। इज दैट क्लियर? तो यहां तक सबको समझ में आ रहा है? हाँ, कार्बन कैन फॉर्म इनफाइनाइटली मेनी कंपाउंड्स, वहां पे रीजन लिख लिया आप लोगों ने। नाउ पुट द हेडिंग, लिखो classification of organic molecules. Classification of organic molecules. अब इसको देखो, अलग अलग बेसिस है ना, उसके हिसाब से बहुत सारे मोड बनते हैं। तो मैं एक ऊपर ऊपर से इनका बस आउटलाइन देना चाह रहा हूँ, एंड डिटेल में क्लासिफिकेशन जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम लोग करते रहेंगे। सबसे पहला कि भाई कंपाउंड के अंदर कोई रिंग है क्या, या सिर्फ बिना रिंग का है? जो बिना रिंग के कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन मॉलिक्यूल्स।
ओपन चेन, एंड इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक। साइक्लिक, या फिर कई बार वर्ड इनके साथ आता है एलिसाइक्लिक, और इनको बोलते हैं ए साइक्लिक, जिनमें साइकिल ना हो, ए साइक्लिक। इनके अंदर सब डिविजन अगर आप करोगे, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इसका बड़ा छोटा सा यूनिट है। Other atoms apart from carbon and hydrogen. Right? Hydrocarbon, only and carbon and hydrogen is present. अब इसके अंदर क्लासिफिकेशन करोगे, हाइड्रोकार्बन ओपन चेन है, तो इनमें जो आपने ट्रेडिशनली पढ़ रखा है उन पे ही आते हैं। अल्केन, एल्कीन, एल्काइन, पढ़ा है ना? इनको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड के अंदर सिर्फ एक ही क्लास बचता है, वो क्या है? यस, अल्केन, जिसका फॉर्मूला कितना होता है बेटा? CnH2n। अब ये अनसैचुरेटेड की कहानी अनलिमिटेड है। आपने पढ़ रखा है सिर्फ एल्कीन एंड एल्काइन, पढ़ रखा है ना? फॉर्मूला CnH2n, एल्काइन। भाई अनसैचुरेटेड का मतलब क्या? द वन विच हैव टेंडेंसी ऑफ एब्सॉर्बिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेट जो हो सके, H ले सके। H कब ले सकता है? जब उसके पास पाई बॉन्ड्स हो। तो एल्कीन में पाई बॉन्ड होता है, एल्काइन में पाई बॉन्ड्स होते हैं ना? अरे यार बोलो। एल्काइन में पाई बॉन्ड होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो डाइईन है, डाइईन, डाइईन का मतलब मॉलिक्यूल हैविंग टू, ये टू एल्कीन, ओके। डाइईन है एंड पॉलीईन है, एंड इन सबके कॉम्बिनेशन डेवलप करके। गॉट इट? यहां तक क्लियर है सबको? सो एल्काइन, एल्कीन, डाइईन, पॉलीईन एंड डॉट डॉट डॉट, देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स। अब जैसे अब देखो इन्हीं में मुझे आपको दिखाना हो एल्कीन एंड एल्काइन, इससे आप ऑलरेडी मैंने इसको इंट्रोड्यूस करा रखा है आपको ऑलरेडी। तो मैं डाइईन्स के बारे में आता हूँ। डाइईन्स मतलब ऐसे कंपाउंड, देखो सबसे छोटा डाइईन ये, इसका नाम एलीन होता है, एलीन, स्मॉलेस्ट डाइईन। इसके बाद और अगर आप बड़े कंपाउंड्स में बात करोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं ब्यूटा डाइईन। अच्छा, ब्यूटा डाइईन के दो क्लासेस हैं, मतलब दो। ब्यूटा का मतलब समझते हो ना बेटा? ब्यूटा मतलब, हाँ जी, 4 कार्बन कंटेनिंग, ऐसा डाइईन जो 4, सो 4 कार्बन कंटेनिंग ये भी है, इजंट इट? तो ये भी ब्यूटा डाइईन है, ये भी ब्यूटा डाइईन।
अब इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसी के लिए हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ेंगे कि भाई इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, सिस्टमैटिक नेम। अभी हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे पॉलीन एंड पॉलीआइन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। तो आप इमेजिन करो कितना ज्यादा ये वास्ट स्ट्रक्चर बन सकता है सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन से, अगर हमने स्टार्ट किया सोचना। ओके, नाउ मॉलिक्यूल कंटेनिंग अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब इसमें पूरे सारे ग्रुप आ जाएंगे, हेलो अल्केन। हेलो अल्केन का मतलब जिसमें हेलोजन आ गया हो। नॉर्मल अल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप हेलोजन बना, जैसे CH3 CH2 एंड H लग जाता तो वो इथेन होता। अब Cl लगा दो तो क्लोरोइथेन हो गया। एल अच्छा, मतलब तुम बोल रहे हो दिक्कत हो रही है, तो आप पहले सब ग्रुप जहां तक बना सकते हो बनाओ, उसके बाद एक पार्ट पकड़ करके जस्ट ऐसे स्ट्रेच कर। एल्कोहल, ईथर, फिनॉल एंड डॉट 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 डॉट, इट इज गो, मतलब एंडलेस है, ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे तो बस आप ऊपर ऊपर का आउटलाइन एंड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड भी लिख लो, इट इज इनफ। ये तो बस मैं आपको एक्सटेंड करके थोड़ा विजुलाइज करा रहा हूँ कि देख यार, एक एक पाई बॉन्ड सिर्फ आप एल्केन एल्कीन जो पढ़े हो उतना ही नहीं है, उसके आगे भी है, बस वो ओपन करने के लिए दिमाग, बस इतना इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। हाँ बोलिए। ब्यूटाडीन के बाद ये दोनों ब्यूटाडीन ही, बताया ना कि इनके डिफरेंस को समझने के लिए हमें आईयूपीएसी पढ़ना है।
चलो बेटा, बाद में कर लिया आप लोगों ने। कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीन्स एंड पॉलीआइंस, मतलब बेसिकली कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग दीज थिंग्स। अरे पॉलीन्स एंड पॉलीआइंस, इन्स का मतलब डबल बॉन्ड एंड आइंस का मतलब ट्रिपल। हाँ जी, कॉम्बिनेशन ऑफ दैट लिखा है, मतलब कि इन दोनों का मिक्सचर। यार कम ऑन यार, यू गाइस आर सो वीक इन इंग्लिश यार, कम ऑन। हार्ट लिखा, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ट लिखा तुम्हें लग रहा है। चलो अच्छा ठीक है, जो भी है मैं मिटा दे रहा हूँ ये सब, ठीक है। अब इसको साइक्लिक को करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो अब साइक्लिक को देखते हैं ना। साइक्लिक के अंदर सबसे पहली बात आएगी कि रिंग के अंदर क्या सिर्फ कार्बन है? अगर सिर्फ कार्बन है तो उसको बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक, रिंग कंटेनिंग कार्बन ओनली, कार्बोसाइक्लिक। क्या लिखोगे आप? रिंग कंटेनिंग कार्बन ओनली। ये हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप चाहो तो क्लासिफिकेशन कर सकते हो, हाइड्रोकार्बन एंड देयर आफ्टर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन ही है अभी तो फिलहाल। फिर एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है रिंग कंटेनिंग अदर एटम एज वेल, कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा। जैसे ये देखो, क्या इसको पहचान रहे हो? कितने लोग पहचानते हो इसको? नहीं, हाँ बिल्कुल सही। क्या बोलते हैं? लिखो, फ्यूरान, FURAN। अरे टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्या होता है? जब आप सैचुरेट कर देते हो इसको, ये है THF। टेट्राहाइड्रो का मतलब क्या? इनके पाई बॉन्ड्स को तोड़ करके 4 हाइड्रोजन लगा दो। भाई एक पाई तोड़ोगे तो इसको भी एक चाहिए होगा, इसको भी एक चाहिए होगा। ऑलरेडी इसके पास एक एक हाइड्रोजन है ना, अब इनमें और एक हाइड्रोजन लगा दोगे अगर आप तोड़ोगे तो। ये THF है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। समझ में आया? बोलो। अब कार्बोसाइक्लिक के अंदर भी सब डिविजन करो, कर लो, बस लास्ट से खत्म ही है। एरोमेटिक, कार्बोसाइक्लिक के अंदर भी क्या करेंगे हम? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक में भी ऐसे ही 3 क्लासेस आएंगे, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड
एंटी। अब ये एरोमेटिसिटी टर्म क्या है, ये जैसा मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था कि हम जीओसी के अंदर पढ़ेंगे अभी आगे ना, तो अभी मैं ये इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगा, बस आप समझ लो ये क्लासेस हैं बस। ओके, सो वी आर डन विद द क्लासिफिकेशन पार्ट नाउ। हो गया बेटा? अब हेडिंग डालो आप, कॉमन नेम्स। कर लिया आप लोगों ने? ओके, हेडिंग डालो कॉमन नेम। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है अब यहां से ना। देखो, जब स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिस्कवर हो रहे थे एक के बाद एक, तब इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि केमिस्ट्री के बारे में इतना पता नहीं था, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया नहीं था। सो जैसे जैसे वो ऑब्टेन हो रहे थे अलग अलग सोर्सेज से, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग थी, तो कभी कैरेक्टर के हिसाब से, कभी कलर के हिसाब से, कभी टेस्ट के हिसाब से, और कभी उनके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से, और कई बार ओरिजिन कहाँ से वो ऑब्टेन हुए हैं उसके हिसाब से इनके नाम रखे गए। जैसे आप लोग कुछ के नाम बहुत पहले से ही जानते होंगे, जैसे बताओ मिथेन का, मिथेन का और किस नाम से आप जानते हो मिथेन को? हाँ, मार्श गैस। किसने बोला? गुड। तो इसको मार्श गैस के नाम से भी, बताओ तो स्पेलिंग बोलो। मार्श गैस किसको बोलते बेटा? CH4 को। ओके, ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको उनके सोर्सेस के हिसाब से, जो मैंने आपको 4-5 क्राइटेरिया बताया उसके हिसाब से, बटर से ऑब्टेन होने वाले एसिड को ब्यूटारिक एसिड, या नॉर्मली उसको वहीं से 4 कार्बन कंटेनिंग नाम पड़ा ब्यूट। ओके, जैसे ब्यूटेन बोलते हो ना, IUPAC ने भी जो पूरे सिस्टमैटिक पैटर्न डेवलप किए हैं, वो कहीं ना कहीं से उनके नाम को उठाया हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? तो अब वो पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो अपने आप में पूरा एक आई मीन कह सकते हो 8-10 लेक्चर का टॉपिक है, तो उसके डिटेल में ना तो हमें जाना ना तुम्हें जरूरत है, बस अभी के लेवल पे हमें उन नाम को याद रखना। ठीक है, सो ये हो गया मार्श गैस। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो हर एक कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो भी कैटेगराइजेशन करा रहा था ना, क्लासिफिकेशन, कि हाइड्रोकार्बन को पकड़ लिया तो उसके अंदर सब डिविजन्स करके सैचुरेटेड में अल्केन को,
अल्केन के बहुत सारे ऐसे अल्केन हैं जिनके कॉमन नेम से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ब्यूटेन इज एन अल्केन कंटेनिंग 4 कार्बन। क्या 4 कार्बन कंटेनिंग एक ही ब्यूटेन बन सकता है? आंसर इज नो। देयर कैन बी मोर देन वन ब्यूटेन, लाइक CH3, CH2, CH2 एंड CH3। इट इज नॉर्मल ब्यूटेन, इसलिए इसको N ब्यूटेन बोलते हैं। बट हाउ अबाउट दिस, if 4 carbon but I am doing branching over here, it is an isomeric form of this, it is named as isobutane. Similarly, if I'll talk about pentane, मतलब 5 कार्बन कंटेनिंग, फॉर्मूला क्या? C5H12 एंड ये क्या? C4H10। ओके, तो आप ऐसी C5H12 के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाओ और उसका नेमिंग करो, देखो अगर आपको याद हो तो। बताइए, बनाया आपने स्ट्रक्चर 5 कार्बन कंटेनिंग? कितने बन रहे हैं आपसे? पेंटेन आप अगर देखोगे तो एक तो बनेगा आपका 1 2 3 4 5 कार्बन का नॉर्मल, जिसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल पेंटेन या एन पेंटेन। फिर ऐसे ही एक ब्रांचिंग कर देंगे जैसे यहां किया है, इमीडिएट। अब जैसे इसको आइसो वर्ड लिखा था, इसका भी नाम आइसो हो जाएगा। इसका नाम क्या हो गया? आइसो पेंटेन। और एक है कि भाई डबल ब्रांचिंग कर दूं, कार्बन तो है ही अपने पास, टोटल 5 कार्बन है, क्या नाम होगा इसका? नियोपेंटेन। ऐसे एक अटेम्प्ट लो हेक्सेन के बारे में। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल का कॉमन नेम हो ही। जैसे आप लोगों के जरूरी नहीं है कि घर का नाम और स्कूल या कॉलेज का नाम अलग अलग हो, कई लोगों के वो सेम ही होते। कई लोगों में ऐसा होता है कि घर पे बिट्टू शिट्टू बुलाते हैं और यहाँ पे नाम अच्छा सा होता है कुछ, है ना? तो वो आपका कॉमन नेम हो गया। बोलो। तो ऐसे कई बार जरूरी नहीं है कि हर एक मॉलिक्यूल का आपका कॉमन नेम दिया ही जाए। कई सारे मॉलिक्यूल के सिर्फ IUPAC नेम को ही हमें जानना है। ये तो बस मैंने कुछ कॉमनली एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके नेम आपको बता रहा हूं। उनमें भी मैं सिर्फ आपको अभी क्या बता रहा हूं? विद इन हाइड्रोकार्बन एंड अंडर दैट ऑल्सो वी आर डिस्कसिंग अल्केन। सो हर एक सब डिविजन के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं जिनके कॉमन नेम आपको ध्यान रखना है। सो आई विल गिव यू सच नेम्स, 118 नेम्स फॉर दैट। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, ऐसे 118 इंपॉर्टेंट नाम का मैं आपको लिस्ट दूंगा और उसको हम ऐसे 25-25 एक टारगेट दूंगा कि आप 25 याद करके हो एंड आई विल डिस्कस दैट। डिस्कस क्या करना है? बेसिकली मैं पूछूंगा, याद तो आप ही को करना है। ठीक है, तो ये काम चलेगा हमारा, फ्राइडे तक ये पूरा खत्म करना है। कॉमन नेम आपको याद रखना है, ठीक है?
इज दैट क्लियर? सो हेक्सेन बनाया आप लोगों ने? कितने बने हेक्सेन के फॉर्म्स? आओ चलो बनाते हैं। तो एक तो आप नॉर्मल बनाओगे, ये क्या है, एन हेक्सेन। और बिल्कुल इसका कॉपी अगर मैं कर लूं आइसोब्यूटेन का, तो ये आइसोहेक्सेन। यहीं पे डबल ब्रांच कर लूं, क्या हो गया ये? हाँ वही मैं बोल रहा हूं कि जैसा अभी आपको मैंने बताया कि हर एक मॉलिक्यूल का नाम नहीं है इसमें जो आपके दिमाग में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं CH3 को यहाँ रिप्लेस कर दिया तो इसका नाम मैं कॉमन नेम बताऊंगा, या इनको अगल बगल कर दिया तो बताएंगे। तो देयर आर मेनी सच कंपाउंड जिनका कोई कॉमन नेम स्ट्रेट अवे। क्या समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ वही जो तुम बोल रहे हो ना, इसको उठा के यहाँ कर दें। तो मैंने बोला ना कि सबके कॉमन नेम, इनके सिर्फ यही नहीं है, इनके और भी स्ट्रक्चर है। जैसे यही CH3 उठा के यहाँ रख दोगे तो क्या नाम है? तो कोई नाम नहीं है इसका। कोई नाम का मतलब कॉमन नेम मैं बोल रहा हूँ, IUPAC तो सभी का है। डिड यू गेट इट? अब इन्हीं से डिराइव्ड और भी चीजें हैं, अब वो भी हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं। जैसे अब अगर आप ये बात समझ गए हो तो मैं सबसे पहले आपको आइसो नियो के कुछ एग्जांपल्स और लेता हूं, जरा आप बनाओ तो एक बार ट्राई करो। ट्राई इट एवरीवन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ isobutyl alcohol। Draw the structure of isobutyl alcohol। कितने लोगों ने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हाथ उठाओ। दिस इज isobutyl alcohol। ओके, मतलब एकदम टर्मिनल वाला एक हाइड्रोजन हटा के वहां OH डाल देना है, और ये जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट होकर के आता है इसको क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। सो अभी आपने जाना कि हाइड्रोकार्बन में जो क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनका क्या नाम रखते हैं। अब मैं आपको ना इंपॉर्टेंट ग्रुप नेम समझाता हूं, मतलब जो ओपन एंड ग्रुप्स होते हैं। अब ओपन एंड ग्रुप का मतलब जैसे मान लो ग्रुप अपने आप में कोई मॉलिक्यूल नहीं होता है कंप्लीट, जब वो किसी से जुड़ता है तब वो मॉलिक्यूल बनता है। जैसे आपको पता है कि ब्यूटेन इज नॉट अ ग्रुप, इट इज अ मॉलिक्यूल, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट स्ट्रक्चर है। बट अगर मैं यहीं पे नाम आपको बोलूं कि मिथाइल, इज मिथाइल एनी मॉलिक्यूल? ऑफ कोर्स नॉट। व्हाट इज मिथाइल? इफ वी रिप्लेस वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम मीथेन इट बिकम्स मिथाइल। हाइड्रोजन हटा दिया, ये ओपन एंड करके रख दिया, इस पे कोई भी चीज ला करके मैं ऐड कर सकता हूं। तो इसलिए मिथाइल क्लोराइड भी हो सकता है, मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? ऐसे अगर मैं वर्ड डिस्कस करूं, इथाइल, CH3CH2 ऐसा ओपन कर दिया। अब प्रोपाइल में दो डिवीजन हो जाएंगे, एक तो ये प्रोपाइल जिसको एन प्रोपाइल बोलेंगे,
एंड फिर कितने लोग कह रहे हैं सर अभी जैसे आइसोमेरिक वाला फॉर्म था ऐसे ब्रांचिंग कर देते, ये ओपन कर दिया, दिस इज आइसो प्रोफाइल, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, आइसो प्रोफाइल, राइट डाउन, हेडिंग डालो आप लोग, some important common name of groups, common names of groups. आइसोप्रोपाइल क्लियर हो गया, बोलो। ऐसे ही एन ब्यूटाइल, किसको बोलेंगे, CH3 CH2 CH2 CH2, bond is open, this is N butyl, then what is isobutyl, यही ब्रांचिंग करो और अटैचमेंट बिल्कुल फिक्स्ड है, यहां होना चाहिए, this is isobutyl. Now can we have neobutyl or tertiary butyl, अभी ये मैं आपको समझाता हूं इसको, टर्शियरी शॉर्ट फॉर्म में टर्ट लिखा जाता है इसको, TERT, टर्ट, टर्शियरी ब्यूटाइल, this is tertiary butyl, this is that group. तो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर वाइज इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, इट इज जस्ट दैट कि बॉन्ड कहां का ओपन है, इस जगह का ओपन है या यहां का ओपन है, सेंटर वाला बिल्कुल ओपन है तो इसको हम नाम क्या देते हैं, टर्शियरी, एंड वेरी सिमिलर टू नियो, एक्चुअली इसको नियो ब्यूटाइल भी आप बोल सकते हो, बट मोर कॉमनली इट इज नेम्ड लाइक टर्शियरी ब्यूटाइल।
अब ये बात दिमाग में आएगा कि सर ये टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी ये क्या होते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। हेडिंग डालो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन। हाँ यहां तक लिख लो, उसके बाद पहले यहां तक लिख लो। गॉट इट? यहां तक कर लिया? हेडिंग डालो, प्राइमरी, सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वाटनरी कार्बन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी कार्बन। मिटा दें इसको। देखो एवरीवन प्लीज, प्राइमरी कार्बन इसको ऐसा भी बोलते हैं, हाँ जी, 1 डिग्री कार्बन, 1 के ऊपर ऐसे डिग्री का मान, एंड फिर कार्बन। क्या लिखोगे? दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ सिंगल कार्बन ओनली। लिखो, दैट कार्बन जैसे अगर मैं बात करूं, इनमें अगर मैं बात करूं कि कौन से ऐसे कार्बन है जो सिर्फ एक ही से जुड़े हुए हैं, तो एकदम किनारे वाले देखो, टर्मिनल कार्बन, ये सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, ये एक से, ये, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके पास एक ही बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, कार्बन कितने उनसे जुड़े हुए हैं वो इंपॉर्टेंट। तो जो बिल्कुल किनारे वाले होते हैं ये सब 1 डिग्री वाले हैं। आई होप अब आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि आगे क्या आने वाला है। सेकेंडरी, किसको बोलते हैं? दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ, बताओ इसमें कौन सा 2 डिग्री वाला होगा? कोई नहीं है। बीच वाला देखो, इधर, इधर और इधर 3 से जुड़ा हुआ। ऐसे ही टर्शरी,
जैसे यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 कार्बन वाला, मिल गया। एंड क्वाटनरी किसको बोलेंगे? क्वाटनरी कार्बन, that carbon which is directly attached with। अब मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, आप मुझे बताओ कि इनमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इनमें बताइए 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन। क्वाटनरी और 4 डिग्री कार्बन कितने हैं भाई? 1 डिग्री वाले कितने हैं? दिख रहे हैं सभी को 1 डिग्री वाले थे? बिल्कुल किनारे वाले, टर्मिनल 3। ये कितने डिग्री वाला? ये इधर, ये जितने भी हैं बीच में आप देखो, इनको पॉइंट आउट करो, इधर और इधर 2 से जुड़े हो, तो कितने डिग्री का हुआ भाई? 2 डिग्री वाले कितने हैं? 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। ये कितने डिग्री वाला है? ये कितने डिग्री? हाँ, 4 डिग्री वाला भी। अब देखो इसी को थोड़ा एक्सटेंड करो तो इसी से नाम आता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन। अच्छा, क्वाटनरी हाइड्रोजन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिस कार्बन से 4 कार्बन जुड़े ही हैं, 5वां हाइड्रोजन कभी जुड़, क्योंकि 4 ही बॉन्ड बनाता है ना कार्बन, 5वां तो बॉन्ड नहीं बनाता है। इसलिए बाकी सारे डिविजन्स में अगर आप देखोगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी वर्ड ही है। तो लिखो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन, इसको एक लाइन में खत्म करते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन्स आर दोज which are attached with, लिखो ऐसे खत्म करो इसको, लिखो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन्स आर दोज which are attached with primary, secondary and tertiary carbon respectively। Primary, secondary, tertiary hydrogens are those which are directly attached with primary, secondary and tertiary carbon respectively। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ, ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखो, ऊपर वाले को बताओ, इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? तो आप देखो ये प्राइमरी कार्बन था, उससे जुड़े हुए ये तीनों हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन, ऐसे ये 3 है, ऐसे ये 3 है, ये 3 है। तो प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए 3, 3, 6, 3, 9 और 3, there are 12 hydrogen which are primary hydrogen। Did you get it? 1 डिग्री हाइड्रोजन इज इक्वल टू 12, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन कितने थे? 1, 2, 3, 4। और हाइड्रोजन कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसे हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हो डायरेक्टली, उसी को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये और ये जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा? 12। ऐसे ही कितने लोग कह रहे हैं इसमें 2 डिग्री का तो खैर है ही नहीं, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? और 4 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है क्या? यही समझा रहा था तुमको, तो क्या परेशान? ये ऑलरेडी जब 4 से जुड़ चुका है तो इससे हाइड्रोजन हम जोड़ ही नहीं सकते,
इसलिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। क्या इनमें बता सकते हो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं? यही आपका होमवर्क है। एंड विद दिस एवरीवन वी आर डन फॉर टुडेज लेक्चर। अगली क्लास में इसके आगे लेके चलेंगे।